लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले बटन की वर्किंग दैट इज इंसर्ट बटन की वर्किंग कंप्लीट कर ली थी और इस इंसर्ट बटन के केस में मैंने आप लोगों को एक सिंटेक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया था और स्पेसिफिकली मैंने ये कहा था कि यहाँ पे ट्री व्यू जो है हमारा उससे हम एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक रिकॉर्ड को हम दूसरे रिकॉर्ड का चाइल्ड के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आर्गुमेंट होता है बस वो इतना सा होता है कि हमें पेरेंट का डेस्टिनेशन यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने सिंपली उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ऐसा होता है लेकिन हम हमारे एग्जाम्पल के अंदर या आगे आने वाले एग्जाम्पल्स के अंदर ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है प्रीव्यू का। किसी भी तरीके का अगर हमें उसमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम इंसर्ट फंक्शन को काम में लेते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा पेरेंट, तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लैंक रख दिया। इसका मतलब ये है कि ये तो डायरेक्ट रिकॉर्ड है, किसी के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, किसी का भी ये चाइल्ड नहीं है। उसके बाद मुझे लास्ट में जाके इसे इंसर्ट करना है अगर प्रीवियसली कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो। अब यहाँ पे फाइनली मुझे डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आईआईडी ऑप्शन को काम में लिया है और आई की जो करंट वैल्यू है वो इसके साथ में एसोसिएट करवा दी। नाउ कम्स द एक्चुअल डेटा जो हमें टेबल के अंदर इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑप्शन। तो सबसे पहले हमारे पास में आईडी है, देन नेम है, देन कोर्स है। तो 10, जेन, बीटेक मैंने तीनों इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब यहाँ पे जो मैंने कलेक्शन पास किया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो यहाँ पे आप वैल्यूज के केस में लिस्ट को भी काम में ले सकते हो, जैसे कि हम लोग लिस्ट बॉक्स के अंदर काम में लेते थे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो है टपल का। वैल्यूज के रिस्पेक्ट में हम टपल को ही काम में लेते हैं, क्योंकि जब हम डेटाबेस वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेटाबेस से जब डेटा फेच होके आता है तो वो भी टपल के फॉर्म के अंदर ही आता है। इसीलिए यहाँ पे मोस्ट कॉमनली टपल के सिंटेक्स को काम में लेते हैं। अगर आप चाहें तो लिस्ट को भी काम में ले सकते हैं। लूपिंग हमें दोनों पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों एक टाइप का कलेक्शन ही है। अब यहाँ पर जो भी इंसर्शन हुआ है उसका एड्रेस, उसका रेफरेंस मैंने इस रो नाम के अंदर असाइन करवा लिया है। यानी कि एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवाया, जैसे कि हम लोग बटन लेबल क्रिएट करते थे और बीटीएन लेबल एलबीएल के अंदर उनका रेफरेंस आता था। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। एक रो मैंने इंसर्ट की है और उसका रेफरेंस इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा लिया है। अब यहाँ पे मैंने फिर से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है ट्री डॉट इंसर्ट की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने इस रो का स्पेसिफिकली पेरेंट डिसाइड कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास में ब्लैंक कोट्स नहीं है, बल्कि मैंने पेरेंट का नाम यानी कि उसका रेफरेंस स्पेसिफाई किया है विच इज रो। यानी कि जब इस रो पे मैं डबल क्लिक करूंगी तब मुझे ये वाली रो विजिबल हो जाएगी। तो ये जो है वो चाइल्ड है और ये जो है हमारा पेरेंट है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं ट्री टाइप के फॉर्मेट के अंदर। अब इस वाली रो को भी मैंने पेरेंट के साथ में तो एसोसिएट करवा दिया, लेकिन कहाँ डिस्प्ले करवाना है? एकदम एंड में। और क्या वैल्यूज होनी चाहिए? वैल्यू इक्वल्स टू 5, बेन एंड अगेन बीटैक। मैंने तीनों चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई की है। तो अगर इतने प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक रो एग्जिस्टेंस में आ रही है। जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूंगी देखिए ये सेकेंड रो एग्जिस्टेंस में आ गई। अब यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट के अंदर या डेटाबेस के अंदर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होता है कि एक रिकॉर्ड के क्लिक करने पर दूसरा रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस में आए। इसी वजह से पेरेंट को हम हमेशा ब्लैंक ही रखने वाले हैं, क्योंकि वो किसी के भी साथ में एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। और यही हमारा ट्री व्यू का एक्चुअल मतलब है। एक पेरेंट, देन उसका चाइल्ड, देन उसका चाइल्ड एंड सो ऑन। जैसे हमारे विंडोज का डायरेक्टरी सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम ट्री व्यू में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप पेरेंट का कंसेप्ट अब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इस वाले पार्ट के अंदर? Alright, now moving to the next
फंक्शन एंड नेक्स्ट बटन दैट इज डिलीट बटन। डिलीट बटन के क्लिक पे मैंने डेटा डिलीट नाम का फंक्शन जो है वो कॉल करवाया था। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट डेटा को ट्रेवर्स करने जैसा हमारे पास में कोई कंसेप्ट नहीं। मान लीजिए अगर हम उसे ट्रेवर्स कर भी लेते हैं तो हम सारी चीजें स्टोर कहाँ पे कराएंगे, और अगर स्टोर करवा भी लिया तो हम टेबल में से कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि डेटा तो वेरिएबल के अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि लिस्ट बॉक्स में कोई एलिमेंट सिलेक्टेड होता है, उसे फेच करने के लिए क्या करते हैं, कर सिलेक्शन नाम के फंक्शन को काम में लेते हैं। सिमिलरली ट्री व्यू में से अगर कोई भी रो को सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सी रो सेलेक्ट की गई है उसको पता लगाने के लिए हमारे पास में ट्री फोकस नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, जो हमें क्या रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है एक स्पेसिफिक रो की आईडी, उसका आइडेंटिफिकेशन जो हमने सेट किया है विद द हेल्प ऑफ आईआईडी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्योंकि सारा काम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है तो मैंने विद द हेल्प ऑफ इंट जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है उसके आइडेंटिफिकेशन को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और रो नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। अब ट्री व्यू में जिस तरीके से डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन होता है, सिमिलरली डेटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास में डिलीट नाम का फंक्शन अवेलेबल है, जिससे हमें यहाँ पे स्पेसिफिक रो का नंबर पास करना पड़ता है, यानी कि जो भी हमारी आईआईडी हमने सेट करी है वो पास करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रो है, कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो उस टेबल में से डिलीट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे आईआईडी को सेट किया गया है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, ताकि फ्यूचर में इस आईआईडी को यूज करके हम स्पेसिफिक रो को डिलीट करवा पाए। नाउ द लास्ट थिंग इज द एग्जिट बटन। एग्जिट बटन के क्लिक पे मैंने सिंपली क्विट यहाँ पे मेंशन किया है, सो इट विल जस्ट आस्क कि यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। अब एक बारी इस प्रोग्राम का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके के वैलिडेशंस नहीं लगाए हैं। अगर आप चाहें तो आप वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं, फोकस इन फोकस आउट जैसा वैलिडेशन लगा सकते हैं, या फिर आप जब बटन पे क्लिक हो रहा है इंसर्ट पे उससे पहले आप वैलिडेशंस को चेक कर सकते हैं कि आईडी करेक्ट है या नहीं। करेक्ट होने का मतलब कि स्पेसिफिक 1 से स्टार्ट हो रही है या नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेम के अंदर 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, कोर्स के अंदर 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए। वो सारी वैलिडेशंस भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर सारी चीजें सही हैं तो ही डेटा को यहाँ पर हमें इंसर्ट करवाना है। तो वो वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो पहले से हमने किया हुआ है इसलिए मैंने इसके साथ में नहीं बताया है। यहाँ पे हम करेक्ट डेटा ही इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आईडी को 1 सेट किया है। लेट्स जस्ट से कि नेम मैंने यहाँ पे आर्यन लिया है एंड कोर्स इज बीसी। अब जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे डेटा विल गेट इंसर्टेड, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर और फोकस इस पे शिफ्ट हो गया है। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, टू एंड्रिया एंड बीएससी एंड इंसर्ट, तो एक और डेटा इंसर्ट हो गया है। लेट्स जस्ट से कि एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, नेम इज एलिस एंड कोर्स इज एमएससी। ठीक है, फिर से इंसर्ट बटन पे क्लिक किया है तो अब देखिए हमारी जो स्क्रॉल बार है वो एग्जिस्टेंस में आ गई है। क्यों आई है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 से ज्यादा रिकॉर्ड प्रेजेंट है। हाइट इनिशियली हमने 2 सेट करी थी तो 2 रिकॉर्ड तक तो ठीक था। अब यहाँ पे हमें इसे स्क्रॉल करके आगे के रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। अब जैसे टेबल का मूवमेंट हुआ है उसी तरीके से स्क्रॉल बार का भी मूवमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे वाई स्क्रॉल कमांड को काम में नहीं लेंगे तो शिफ्ट तो होगा, लेकिन वापस से ये फिर स्क्रॉल बार ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। So that's how the entire control is working. अब स्पेसिफिकली एक रो को मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे होगा क्या, इसका आईआईडी की हेल्प से इसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी, जिसपे भी हमारा फोकस है उसका आईआईडी एक्सट्रैक्ट होगा और रो नंबर नाम की वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ डिलीट फंक्शन हमारी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए अब सिर्फ आईडी 1 और 3 के रिकॉर्ड्स बाकी हैं। एक और को डिलीट करना है, एक और को डिलीट कर देते हैं। So that's how insertion and deletion operation works in the table. अब exit बटन के क्लिक पे सिंपली हमसे पूछेगा do you want to kill the program or not. So that's how this program is working. अब इस प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, ये हमारा GUI से रिलेटेड लास्ट एग्जांपल था
और भी कई तरीके के विजिट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, लेकिन मेनली इन्हीं विजिट्स को काम में लिया जाता है, तो मैंने इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया है। इन केस अगर कुछ 1-2 चीज़ें रह गई होंगी, तो हम आफ्टर डेटाबेस कंप्लीशन वो वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द विजिट्स आर कंप्लीटेड। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का टॉपिक विद दिस एग्जांपल आज कंप्लीट हो गया है। एक बार ही सब लोग ट्राई करके देख लेना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन लेट मी नो। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर लें। ऑल राइट देन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस हम जो डेटाबेस काम में लेने वाले हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देन वील स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम्स एंड द एक्चुअल क्वेरीज जो किसी डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट की जाती है। देखिए, जब भी हम किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो किसी न किसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से ही एसोसिएटेड होता है या फिर कस्टमर और बिजनेस रिलेटेड होता है। यानी कि हमारे पास में कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। हमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, एक कस्टमर बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे कितनी सारी एंटिटीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब हम अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन है, सिंपल टर्म्स में हम उन्हें फैक्ट कहते हैं, और वो जो एंटायर फैक्ट है वो कहलाता है हमारा डेटा। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो जब हम डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर अरेंज कर देते हैं ताकि उसे इजीली एक्सेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके, चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस किए जा सके, तो दैट पॉइंट जो हमारा डेटा है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर, वो कहलाता है हमारा डेटा बेस। अब इनिशियली व्हेन एवरीथिंग वाज गेटिंग डिजिटलाइज्ड, पहले तो पेन पेपर वर्क होता था, लेकिन जैसे जैसे सारी चीजें कंप्यूटर के आने के बाद डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में आने लगी। पहले ये होता था कि हमारे पास में हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप्स जैसा कंसेप्ट था, होता था ना पुराने जमाने में हमारे पास में वो कैसेट्स आती थी जिनमें वो रील टाइप जैसा कुछ सिस्टम होता था। तो इनिशियली जब डेटा को स्टोर करते थे तो उन टेप्स के फॉर्मेट में, उन कैसेट्स के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर किया जाता था। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि वो रीड ओनली टाइप की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते थे। मतलब अगर एक बार आपने उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया तो वो फिक्स हो गया। कैसेट को कैसे एक्सेस करके उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो चेंजेस करना हमें अलाउ नहीं करता था। जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। अब एज अ एम्प्लॉय अगर मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है तो वहां पे अपडेशन की फैसिलिटी है ही नहीं। सिमिलरली एज पर द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया तो अपडेशन की फैसिलिटी है ही नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी अपडेशन से रिलेटेड या डिलीशन ऑपरेशन से रिलेटेड उन कैसेट्स के अंदर। तब जाके द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर्स थॉट कि हमें कुछ एक ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो हमें सिर्फ रीड करने का ही नहीं बल्कि राइट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का भी राइट प्रोवाइड करे। हमें कुछ ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो जो प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने क्रिएट किया टू मैनेज द एंटायर डेटाबेस, जो हमें स्टोर करने के साथ साथ अपडेशन, डिलीशन, मैनेजमेंट कई तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, वो सॉफ्टवेयर है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कई तरीके के ऑपरेशंस वो हमारा एग्जीक्यूट करने लगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट करना ही नहीं, डेटा को स्टोर करना, टेबल्स के फॉर्मेट में प्रॉपरली डेटा को स्टोर करना, अपडेशन, डिलीशन, हर तरीके की फंक्शनैलिटी जो मैग्नेटिक टेप्स के केस में पॉसिबल नहीं थी, वो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारी एग्जीक्यूट अब होने लगी। अब यहाँ पे डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है स्पेसिफिकली वो दो तरीके के हमारे पास में हो सकते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म से बात करें, आपने तो बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे, नेटवर्किंग, हायरार्किकल, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
प्रोग्रामेटिकली जब भी डेटा को स्टोर किया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारा डीबीएमएस होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सेकंड कैटेगरी होती है नो एसक्यूएल। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम अंदर कुछ ऐसा होता है कि सारा जो डेटा होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और नो एसक्यूएल के अंदर ये होता है कि जितना भी हमारा डेटा होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है वो आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा जो होता है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही होता है, तो उसी को ही हम काम में लेते हैं प्रोजेक्ट या एप्लीकेशंस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सारा जो काम हो रहा है वो एक्चुअली में कैसे हो रहा है, मैं एज अ यूजर, देखिए अभी हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। आई एम अ नॉर्मल यूजर, तो एज अ क्लाइंट अगर मेरी कोई कंपनी है और मुझे किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, या सपोज हम एरिक की बात करते हैं और मुझे आप लोगों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में जाके सर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में वो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। उसके राइट्स तो हमारे पास में है, लेकिन क्या हर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं? नहीं, हर एक इंसान के पास में वो राइट नहीं होता है, क्योंकि डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करने का राइट हमारे पास में नहीं होता है। हमारे सिस्टम पर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एक सर्वर होता है, सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहीं पे ही डेटा को जाके हम सेव भी करते हैं। तो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, एज अ यूजर डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की जरूरत होती है, जो होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी तरीके की क्वेरी अगर हम लोग करते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस क्वेरी को यूज करके डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करके वो सर्च करता है, और या फिर हमें ये कहना चाहिए कि सर्च करके रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं, अपडेशन या रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने का काम करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकती। क्यों इंसर्ट नहीं कर सकती? क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं जाती है। तो ये जो सारा चेकिंग या वैलिडेशन वगैरह वाला काम होता है, वो डीबीएमएस ही हमारा एग्जीक्यूट करके देता है, दैट योर एंटायर डेटा इज करेक्ट और नॉट। तो अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी करना होता है, तो वो भी पहले डीबीएमएस के पास जाता है, एंड डीबीएमएस वेरीफाइज एवरीथिंग, और उसके बाद डेटाबेस के अंदर जाके डेटा स्टोर होता है। तो चाहे हमें डेटा को एक्सेस करना हो या फिर उसे रिट्रीव करना हो, दोनों चीजों के लिए हमें डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करने का राइट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कि मैंने कहा, डीबीएमएस आर ऑफ 2 टाइप्स, और हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज आरडीबीएमएस। तो यहाँ पर क्लाइंट और अगर डेटाबेस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो हमें सिंपल डीबीएमएस नहीं, बल्कि आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मार्केट में हमारे पास में कई तरीके के डीबीएमएस अवेलेबल हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल, मोंगोडीबी। इसके अलावा भी और कई तरीके के हमारे पास में डीबीएमएस है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, फायरवर्ड है, बट दीज आर मोस्ट कॉमन, जिसमें माई एसक्यूएल और ओरेकल तो बहुत ज्यादा काम में आते हैं। अब जो ये ओरेकल है, ये आप आई थिंक नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, माई एसक्यूएल भी और डेप्थ में आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। अभी पाइथन के अंदर हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, एंटायरली आप इसे नेक्स्ट ईयर ही कवर करेंगे ना। तो हम यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने कहा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट है, तो अब एक्चुअली में ये है क्या? देखिए, आरडीबीएमएस को हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। और ये सारा डेटा कैसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है? पहली चीज, तो सब चीज टेबल के फॉर्म में अरेंज होती है। दूसरी चीज, सारा जो डेटा होता है वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होता है। मतलब अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा वो एक टेबल के अंदर होगा,
आपका लाइब्रेरी रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो लाइब्रेरी टेबल में होगा, अगर फीस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो अकाउंट्स टेबल में होगा। अब अगर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे हर एक टेबल को सर्च करने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, तो एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और सारा डेटा एक साथ मेरी स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पे आ जाएगा। और यही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पूरे डेटाबेस में अलग अलग तरीके से सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है। एक कमांड से, एक क्वेरी से ही हमारा सारा काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी करंटली काम में आ रहे हैं हमारे पास में RDBMS, इट इज MySQL, Oracle, MS SQL सर्वर एंड PostgreSQL। अब यहाँ पे चाहे हम सिंपल DBMS की बात करें या RDBMS की बात करें, हम यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखते हैं पाइथन के अंदर, तभी तो इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट कर पाता है और कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाता है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाता है। सिमिलरली जब हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं डेटाबेस के साथ में, तो RDBMS भी क्या करता है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज को काम में लेता है, जो कहलाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके की कमांड्स अवेलेबल है। कुछ बेसिक कमांड्स हम कवर करेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही, बाकी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे SQL रिलेटेड सारी वर्किंग ना। There are various RDBMS in the world: MySQL, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, even Microsoft Access, Ingress, Firebird, ये सारे भी हमारे RDBMS ही। अब ये जो हमारी नई लैंग्वेज है SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, किसी भी तरीके का जो हमारा RDBMS होता है, उस RDBMS पे प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करने का सबसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सबसे स्टैंडर्ड क्वेरीज ये हमें प्रोवाइड करता है हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। चाहे हमें डेटाबेस को क्रिएट करना हो, उसके अंदर टेबल को क्रिएट करना हो, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सर्चिंग करनी है, जैसे फिल्टर वाला कुछ ऑप्शन है वो परफॉर्म करना है, हर एक चीज के लिए SQL हमें एक स्पेसिफिक कमांड प्रोवाइड करती है। तो किसी भी तरीके के रिलेशनल डेटाबेस पे अगर हम काम करते हैं, SQL प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम काम में लेने वाले हैं, दैट इज MySQL। MySQL इट इज अ RDBMS जो कि एक स्वीडिश कंपनी ने डेवलप किया है। अब यहाँ पे जो इसके डेवलपर थे, उनका जो डॉटर है उसका नाम माय था, तो यहाँ पे माय स्टैंड्स फॉर द डेवलपर्स डॉटर्स नेम एंड SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दो चीजों से मिलके इसे बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कंसेप्ट है वो है इसकी एडवांटेजेस, कि हम क्यों इसे काम में ले रहे हैं और क्यों इन चारों ऑप्शंस में से किसी और को काम में नहीं ले रहे। तो देखिए यहाँ पे MySQL के कुछ बेसिक एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज ये है दैट इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब इतना सा होता है कि ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये विंडोज में भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से ये लिनक्स में करेगा। कोई डिफरेंट बिहेवियर ये हमें शो नहीं करता है। सेकेंड जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद वेरियस लैंग्वेजेस। चाहे हम PHP की बात करें, Node.js की बात करें, पाइथन, C# या और भी अगर अदर कोई हमारे पास में लैंग्वेज है जो डेवलपमेंट के अंदर हम काम में ले रहे हैं। इनफैक्ट जावा के रिस्पेक्ट में भी अगर हम बात करें, जावा में भी डेटाबेस प्रोग्रामिंग अगर हो तो वहां पे भी MySQL को काम में लिया जा सकता है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है दैट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है दैट इट इज फ्रीली अवेलेबल। इसको यूज करने के लिए हमें किसी भी तरीके का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। फोर्थ एडवांटेज इसका ये है दैट इट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब RDBMS का कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया। हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर इंसान की अगर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो तो कभी भी एक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एक टेबल के अंदर नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है टेबल पे। तो हम क्या करते हैं,
वो नॉर्मलाइजेशन वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और अलग अलग टेबल्स में हमारा डेटा प्रेजेंट होता है। अब मुझे किसी भी एक की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो 3 बार ही सर्चिंग इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और सारी टेबल्स में से डेटा निकल के आ जाएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज दैट RDBMS प्रोवाइड्स। अब सबसे लास्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है दैट MySQL इज कंपैरेटिवली फास्ट एंड इट इज स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब ये होता है कि चाहे हम छोटे से छोटे लेवल की वेबसाइट बनाएं या किसी बड़े लेवल की वेबसाइट बनाएं, ये दोनों में बहुत इजीली काम में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत छोटी वेबसाइट है तो इट विल वर्क डिफरेंटली या कम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, या अगर बड़े लेवल की हमारे पास में एप्लीकेशन है तो वहां पे कुछ और सर्विसेज होंगी। इट रिमेन्स सेम फॉर बोथ द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। और कमांड्स काफी इजी हैं तो इसे इंटरप्रेट करना, इस पे काम करना भी बड़ा ही इजी होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय एसक्यूएल। अब यहाँ पे ये थ्योरेटिकल जो भी कंसेप्ट है ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा वो ये आता है कि अगर एज अ यूजर मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है तो वो कैसे होगी। तो उसके लिए तो हम आगे जाके प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन प्रोग्राम्स में जितनी भी कमांड्स को मैं काम में लेने वाली हूँ उन कमांड्स को हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद सारी प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे। पाइथन के अंदर एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल अवेलेबल है जो कहलाती है PyMySQL विच इज यूज फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। तो हम उसी को यूज करके सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पर पहले सारी क्वेरीज किस कौन सी वर्किंग के लिए क्या हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद विल गो विद द प्रोग्राम्स। अब जितना भी बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताया है इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, कोई एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड पूछने नहीं वाला है, बट फॉर द बेसिक फेमिलैरिटी मैंने आपको बता दिया है। किसी को किसी भी टर्म में कुछ कंफ्यूजन है? ऑल राइट देन, now moving to the next and the very important part, that is the actual working जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देखिए किसी भी तरीके का RDBMS होता है, या स्पेसिफिकली अब तो हम MySQL के टर्म्स में बात करते हैं, किसी भी तरीके का हमारा DBMS मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उन बेसिक ऑपरेशंस को हम क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं, CRUD। अब यहाँ पे C का सिंपली मतलब होता है क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो आर है इट स्टैंड्स फॉर रीड। रीड का मतलब हमारे डेटाबेसेस के अंदर जितना भी डेटा है उन्हें इजीली रीड कर पाना, एक्सेस कर लेना। नेक्स्ट जो हमारे पास में यू है इट स्टैंड्स फॉर अपडेट। किसी भी तरीके के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अगर हमें अपडेशन करना है, कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास में अवेलेबल है। एंड लास्ट इज डी विच स्टैंड्स फॉर डिलीट। हमें किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, या फिर पूरे डेटाबेस को ही डिलीट कर देना है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर MySQL, किसी भी तरीके का RDBMS हो, ये बेसिक ऑपरेशंस वो हमें परफॉर्म करके देता है। अब यहाँ पर हम डेटाबेस रिलेटेड वर्किंग करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग क्वेरीज पे हम काम करेंगे, हम प्रोग्राम्स डेवलप नहीं कर रहे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। ड्राइव पर मैं वो सॉफ्टवेयर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन समझ में आता है तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम में लेने वाले हैं दैट इज XAMPP। देखिए यहाँ पर हम जो वर्किंग कर रहे हैं हमारा इंडिविजुअल सिस्टम है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा डेटाबेस जो है वो सर्वर पे प्रेजेंट होता है। तो अब हमारे सिस्टम से डेटाबेस को कैसे हम एक्सेस करें, तो हम हमारे सिस्टम को ही एज अ यूजर ट्रीट करने वाले हैं और हमारे सिस्टम को ही हम एज अ सर्वर ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम सर्वर की तरह भी काम करे, डेटाबेस वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट करके दे और यूजर वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट करके दे। तो उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को काम में लेना पड़ता है, दैट इज XAMPP। XAMPP के साथ साथ यहाँ पे एक WAMP नाम का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, उसको भी काम में ले सकते हैं, सेम टाइप की वर्किंग होती है, बट हम XAMPP को ही काम में लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। PHP में भी आपके लिए एडवांटेज रहेगा क्योंकि वहां पे भी नेक्स्ट ईयर आप यही वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।
तो जो भी सेटअप फाइल होगी ड्राइव पे मैं अपलोड करूंगी, बस आपको उस पर डबल क्लिक करना है। जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है उन्हें एज इट इज रहने देना। किसी भी तरीके का कुछ भी चेक अनचेक वाला ऑपरेशन हमें परफॉर्म नहीं करना है। डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ में ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे उस सेटअप वाली फाइल पे, तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके पास में ओपन होगा। सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास में इंस्टॉलेशन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, मतलब आपको कहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की सारी फाइल्स को इंस्टॉल करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाथ सी डायरेक्टरी आ रहा है और उसे ही रहने दीजिए, या फिर आप दूसरा पाथ भी मेंशन कर सकते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर नहीं करना है तो एज इट इज रहने दो। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब नेक्स्ट बटन के बाद अब यहाँ इस पॉइंट पर आके हो सकता है कि जब आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो एक ब्राउजर आपके पास में सडनली ओपन हो जाए। तो यहाँ पे बस ब्राउजर को क्लोज कर देना, कुछ आपको वहां पे काम नहीं करना है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रेडी टू इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कम से कम आई थिंक 10-15 मिनट्स लगेंगे इसके इंस्टॉलेशन को होने के लिए। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में चेक बॉक्स आएगा, इसको चेक ही रहने देना, अनचेक नहीं करना। फिनिश पे क्लिक कर देना। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक ऑप्शन आएगा, दैट इज टू सेलेक्ट द लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो जो है जैसा वैसा रहने देना और सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद होगा क्या कि हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास में ओपन हो जाएगा, विच इज द कंट्रोल पैनल। ये डिसाइड करता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें किस टाइप की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ सर्वर रिलेटेड वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है और डेटाबेस वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो हम जो चीजें काम में लेने वाले हैं दैट इज अपाचे एंड MySQL। अपाचे क्या करता है, हमारे सिस्टम को एज अ सर्वर के तौर पे काम कर सके उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है, तब हमारा सिस्टम एज अ सर्वर भी काम करेगा और एज अ नॉर्मल यूजर भी काम करेगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है, इन स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। और ये जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो फिर होगा क्या कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको विजिबल होगा, विच मीन्स अपाचे एंड MySQL ग्रीन में आ चुका है। अगर ये ग्रीन में नहीं आए हैं तो मतलब आपने इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी है या फिर ये सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अगर ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद क्या करना, इसको मिनिमाइज कर देना और ब्राउजर ओपन कर लेना। और ब्राउजर में जाने के बाद यू हैव टू टाइप लोकल होस्ट। लोकल होस्ट होता है हमारे सिस्टम का बेसिकली जो हमारा वेब एड्रेस होता है 127.0.0.1, आप उसको भी टाइप कर सकते हैं। और उसके साथ में एक नेम एसोसिएटेड है दैट इज लोकल होस्ट, विच मीन्स अब ये सर्वर के तौर पे काम करने वाला है। तो लोकल होस्ट जैसे ही टाइप करेंगे कुछ इस तरीके का हमारे पास में ये ओपन हो जाएगा XAMPP का पेज। अब इस XAMPP के पेज में इस लास्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, PHP My Admin। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास में विजिबल हो जाएगा। अब क्या चीज कैसे काम करती है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो मतलब समझ आना कि आपका सॉफ्टवेयर हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे हम डेटाबेस रिलेटेड वर्किंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे काम होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक सब लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग को क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी नहीं आई तो फिर डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है। ठीक है। तो इसके आगे के स्टेप्स हम कल डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है?